Bismillahirrahmanirrahim. Ji, Assalamu alaikum. Today's our lecture is about some important scientific products. For example, plastics, ceramics, and semiconductors. These are very important topics with respect to paper point of view. And individually, basically, इस पे पाँच नंबर के क्वेश्चन आते होते हैं. प्लास्टिक्स पे, सिरामिक्स पे और सेमीकंडक्टर्स पे अलग-अलग. तो अभी हम पहले प्लास्टिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं. देखिए, प्लास्टिक्स जो है ना, ये बेसिकली प्लास्टिक इज अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस. प्लास्टिक का वर्ड प्लास्टिकोस से ओरिजिनेट हुआ है और उसका मीनिंग होता है एबल टू बी मोल्डेड, यानी वो चीज जिसको आप मोल्ड कर सकें, जिसकी शेप को आप चेंज कर सकें. तो प्लास्टिक्स जो है, ये याद रखिए, सिंथेटिक होते हैं या सेमी सिंथेटिक होते हैं. यानी हमने या तो उनको मुकम्मल तौर पे सिंथेसाइज किया होता है इंडस्ट्री के अंदर, या कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनका हाफ मटेरियल नेचुरल है और हाफ सिंथेटिक है. दूसरा, यूजुअली ये ऑर्गेनिक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं. पॉलीमर्स का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी इनकी चेन्स होती हैं, लंबे लंबे चेन्स में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है, उसको पॉलीमर कहते हैं. और इनमें यूजुअली कार्बन एटम्स होते हैं. तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो प्लास्टिक्स की डेफिनेशन ये बनेगी कि प्लास्टिक मटेरियल्स आर एनी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड्स दैट आर मोल्डेबल. यानी प्लास्टिक्स ऐसा मटेरियल है जो सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं, पॉलीमेरिक होगा और इसको आप मोल्ड कर सकते हैं. इसमें यहाँ पे बात ज़हन में रखिएगा कि प्लास्टिक्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं और जिस प्रोसेस के जरिए से हम इसको पॉलीमराइज करते हैं उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं. उनमें यूजुअली लंबी लंबी कार्बन चेन्स के कंपाउंड्स होते हैं. अब ये प्रोसेस इस स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये मोनोमर्स है. मोनोमर्स का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिलकर एक पॉलीमर बनाएंगे. पॉलीमर एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है. तो प्लास्टिक्स हमेशा मोनोमर से थ्रू पॉलीमराइजेशन ही बनते हैं और प्लास्टिक्स हमेशा पॉलीमर्स होते हैं. और जिस प्रोसेस के जरिए से प्लास्टिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं. अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, ये इथिलीन है. इथिलीन का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है और ये चौथा मॉलिक्यूल है. से ये चार मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं. लेकिन अगर आप देखें कि जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो इनका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से ये एक लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है. अब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये कॉन्टिन्यू है, ये राइट और लेफ्ट साइड पे कॉन्टिन्यू है और ये लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल्स जो एथिलीन के हैं वो जब आपस में कंबाइन करके पॉलीमराइज होते हैं तो पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बनता है. तो पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन जो है ना, इट्स अ प्लास्टिक, इट्स अ पॉलीमर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक. ये प्लास्टिक की और उसकी जो सिंथेसिस है उसकी एक एग्जांपल है. आगे चलते हैं. प्लास्टिक्स की बच्चों दो मेन टाइप्स होती हैं जो खास तौर पे इंडस्ट्रियल प्लास्टिक है. एक को आप थर्मोप्लास्टिक कहते हैं और एक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है. अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, थर्मोप्लास्टिक इज जस्ट लाइक वैक्स. मतलब वैक्स की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मोम होती है. वैक्स को आप टाइम एंड अगेन मेल्ट और रीमेल्ट कर सकते हैं. अगर आप इसको हीट करेंगे ये मेल्ट कर देगा, अगर उसको कूल करेंगे वो हार्ड हो जाएगा. तो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है जिसको टाइम एंड अगेन आप मेल्ट और रीमेल्ट कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को आप थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है. यानी अब जब आप हीट करेंगे मेल्ट करेगा, कूल करेंगे हार्ड होगा. ये थर्मोप्लास्टिक्स जो है ना, इनमें हीट करने से इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, इनमें केमिकल चेंज नहीं आती, इसलिए इनको टाइम एंड अगेन हम मोल्ड और रीमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है. अगर इनमें केमिकल चेंज आ जाती तो फिर इनको हो सकता है कि दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल ना होता जो इनकी इनिशियल फॉर्म थी. अच्छा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं, these are those plastics which can be melted once and they cannot be remelted again and again. होता ये है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं जब आप उनको हीट करते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं, उसके बाद जब आप उसको कूल करते हैं तो एक परमानेंट शेप अक्वायर कर लेते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं और सॉलिड की फॉर्म में ही स्टे करते हैं, ठीक है. ये चीज याद रखें. इनफैक्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को जब हम हीट करते हैं तो उनमें एक केमिकल चेंज आ जाती है जो कि यूजुअली इरिवर्सिबल होती है. इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को वापस कन्वर्ट करना उनके असल फॉर्म में दैट इज नॉट पॉसिबल. ये थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में मेन डिफरेंस है. लेकिन ये इसमें सीएसएस के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है.
इसलिए मैंने 2-3 डिफरेंसेस जो है इनकी कंपैरिजन में लिखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपके साथ शेयर उनको करता हूँ। ठीक है, ये देखिए जी थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स की वही पहले जो डेफिनेशन में फर्क है कि इनको मेल्ट और रीमेल्ट हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग्स जो है वो हीट करने के बाद जब हम कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं और परमानेंट शेप एक्वायर कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि थर्मोप्लास्टिक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो लेस ब्रांच्ड है, यानी उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स नहीं होता, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है और ब्रांचेस की फॉर्म में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बच्चों, ये जो ऊपर डायग्राम है ये थर्मोप्लास्टिक्स की है। इसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन के एटम्स हैं और ये बहुत बड़ी एक चेन बनी हुई है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, सीधी तीन चेन्स हैं आपस में मिलकर उन्होंने प्लास्टिक बनाया। इसको अगर हम हीट करेंगे तो आप गौर करें ये चेन्स जो है वो मोल्ड हो जाएंगे, लेकिन कहीं से ब्रेक नहीं होंगे। जब हमने हीट किया ये मेल्ट करके इस फॉर्म में आ गया। लेकिन जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा साइक्लिक है या बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, इसलिए जब आप इसको हीट करेंगे ना तो मुख्तलिफ जगहों से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसको हम बोलते हैं केमिकल डिग्रेडेशन, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। फिर ये इस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा पहले वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते दोनों पॉलीमर्स ही हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में फर्क होता है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जिस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में भी फर्क होता है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस ये है कि थर्मोप्लास्टिक्स ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल का मतलब है इजीली ब्रेकेबल, ठीक है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो इजीली ब्रेकेबल है, ब्रिटल है। फिर इसके बाद चौथी चीज ये है कि थर्मोप्लास्टिक्स को रीशेप करना और रीयूज करना पॉसिबल है, क्योंकि ये मोल्ड हो सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, दोबारा अपनी इनिशियल फेज में आ सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उनको रीशेप करना दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स को आप वेस्ट में से रिक्लेम कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ये चीज अलाउ करती है कि इनको रिसाइकिल, रीशेप, रीयूज किया जा सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं उनको रिक्लेम करना दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चों थर्मोप्लास्टिक्स में जो बहुत ही दो फेमस एग्जांपल्स हैं, वो एक तो पीवीसी है जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, और दूसरा पॉलीएथिलीन है जिसको पॉलीथीन कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल आपने पहले स्लाइड में भी देखी है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में एक बैकलाइट है और एक एपॉक्सी रेजन है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपने थर्मोप्लास्टिक की और दो थर्मोसेटिंग की आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो अभी हम चीज डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली प्लास्टिक जो है ना बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और इनकी डिग्रेडेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो इसलिए जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्ग लिव प्रोडक्ट्स हैं और ओवर डेकेड्स ये चलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस दिस कि जब ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये रिसाइकल करना या डिकम्पोज करना, इनको ब्रेक करना दैट इज डिफिकल्ट टास्क। तो फिर ये इन्वायरमेंट में इकट्ठे होंगे, अक्यूमुलेट होंगे और वेरियस तरह की पोल्यूशन कॉज करेंगे। इसके अलावा केमिकल्स जो हम ऐड करते हैं प्लास्टिक्स में ताकि उनकी प्रॉपर्टीज इन्हांस हो, बेहतर हो, वो केमिकल्स अगर प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हम यूज करें तो सम हाउ ह्यूमन बॉडीज के अंदर एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए ये एक खतरा बन सकती है। अच्छा, प्लास्टिक्स को बर्न करना जो है ये भी एक टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक की बर्निंग से बहुत ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स जो हैं वो एयर में एंटर होते हैं, जो कि इवन कैंसर कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसके अलावा प्लास्टिक एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का कॉज भी है, और इनके अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो यूजुअली कार्सिनोजेंस है, कैंसर कॉजिंग है। इट मींस के इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक्स जो है वो डेंजरस है और हेल्थ के लिए भी इनडायरेक्टली डेंजरस है। लेकिन रिसेंटली हमने कुछ ऐसे प्लास्टिक्स बनाना शुरू कर दिए हुए हैं जिनको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स कहा जाता है, जिनको इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स भी कहा जाता है, और ये प्लास्टिक्स बच्चों रिसाइकलेबल होते हैं। तो बहरहाल इस पे रिसेंटली यही काम हो रहा है कि रिसाइकलेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो सिंथेसाइज किए जाएं ताकि इनकी जो ड्रॉबैक्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। हाउएवर वी आर लिविंग इन प्लास्टिक एज, हम प्लास्टिक के दौर में रह रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक ने रिप्लेस कर दिया हुआ है मेटल्स को। ठीक है, प्लास्टिक की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसी जब आई हैं तो मेटल्स की प्रोडक्ट्स जो है उनका यूसेज जो है वो काफी हद तक कम हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि प्लास्टिक लाइट वेट भी है,
इकोनॉमिकल भी है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज भी अवेलेबल है। प्लास्टिक करोजन रेजिस्टेंट है, उसको जंग नहीं लगता। प्लास्टिक्स एसिड्स, बेसिस, अल्कलीज और केमिकल्स के साथ रिएक्ट बहुत कम करते हैं। प्लास्टिक्स को फंगस और वाटर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और प्लास्टिक्स जो है वो हाइजीनिक भी होते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली मैन्युफैक्चर भी की जा सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिक्स, और इसकी जो टाइप्स है उसके ऊपर हमने बात की है जी। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिरामिक्स। अब सिरामिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिरामिक्स क्या होते हैं। देखिए, सिरामिक्स जो होता है ना, ये एक ऐसा मटेरियल है जो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी जो ओरिजिन है वो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जैसे रॉक्स वगैरह। तो ये सिरामिक इनऑर्गेनिक है, और इसके अलावा सिरामिक नॉन मेटालिक, मेटालिक और सेमी मेटालिक, तीनों तरह का मटेरियल सिरामिक्स में शामिल हो सकता है। मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और सेमी मेटल्स भी। ये सॉलिड होता है, और इसमें हम ये करते हैं कि इन मेटालिक, नॉन मेटालिक और सेमी मेटालिक सब्सटेंसेस को हम क्ले में मिक्स करते हैं। क्ले इज अ फॉर्म ऑफ सॉइल, और उसको फिर हम बहुत ज्यादा एक शेप में कन्वर्ट करके हीट करते हैं, और उसके बाद उसको हम फिर कूल करते हैं, और जिस शेप की प्रोडक्ट बनानी हो उन प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये सिरामिक के बारे में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिरामिक इज एन इनऑर्गेनिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक और सेमी मेटालिक सॉलिड made up of clay that have been shaped and then hardened by heating to high temperatures। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिरामिक। अच्छा, ये सिरामिक का वर्ड ना कैरामिकॉज से जनरेट हुआ है। कैरामिकॉज, KERAMIKOS। कैरामिकॉज का मतलब होता है पोट्री प्रोडक्ट्स। पोट्री प्रोडक्ट्स बच्चों वो होती हैं जो कि हम आप अपने डेकोरेशन पीसेस के तौर पे रखते हैं अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर। ठीक है जी, अपने जैसे कि आपने देखा होगा बैस वगैरह होते हैं, गुलदान जो होते हैं उन पर उसी तरह की डिजाइनिंग हुई होती है, तो मिट्टी के बर्तन, उनको पोट्री प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो सिरामिक्स के जरिए से पहले पोट्री प्रोडक्ट्स प्रिपेयर की जाती थी, इसलिए इस मटेरियल को सिरामिक का नाम दिया गया। सिरामिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। देखिए, सिरामिक्स हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और सख्त होते हैं, स्टिफ होते हैं। सिरामिक्स को ना जंग नहीं लगता, करोजन रेजिस्टेंट होते हैं, और बहुत ज्यादा इनकी बनी हुई चीजें पायदार होती हैं। अच्छा, इसके अलावा सिरामिक्स जो है वो रिफ्रैक्टरी होते हैं। रिफ्रैक्टरी बच्चों वो मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, तो इसलिए सिरामिक्स जो है रिफ्रैक्टरी मीन्स के सिरामिक्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। सिरामिक्स जो है ये, इसके अलावा सिरामिक्स इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब यह है कि वो केमिकल रिएक्शंस नहीं देते, और यूजुअली एसिड्स, अल्कलीज वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करते। बच्चों, सिरामिक्स ब्रिटल होते हैं, यानी इजीली ब्रेकेबल होते हैं। इवन के इनके मटेरियल, इनके प्रोडक्ट्स बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन वो आसानी से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और इनमें इलास्टिसिटी कम होती है, लचक कम होती है, यानी एक्सटर्नल फोर्स को या प्रेशर को ये कम टॉलरेट कर सकते हैं। तो दीज आर दी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक्स। अच्छा जी, अब सिरामिक्स की कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ लेते हैं कि सिरामिक्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, सिरामिक्स जो है ना, इनका हमारे घरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जैसे घरों में जो ग्लासवेयर बने होते हैं, हमारी ये जो सैनिटरी का सामान है, पोट्री प्रोडक्ट्स हैं, हमारे डेकोरेशन पीसेज हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिरामिक मटेरियल्स। इसके अलावा दूसरा अहम इनकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में है। सिरेमिक्स की टाइल्स, उसकी ब्रिक्स, उसकी पाइपिंग और उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत फेमस है। सिरेमिक्स की ये जितनी भी चीजें हैं ये यूजुअली बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती हैं। देन इसकी तीसरी एप्लीकेशन ये है कि सिरेमिक्स की हम कोटिंग भी करते हैं मेटल्स के ऊपर। उसकी रीजन ये है कि मेटल्स के ऊपर अगर सिरेमिक्स की कोटिंग की जाए तो उस मेटल्स को जंग नहीं लगता। मेटल्स को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए सिरेमिक्स की कोटिंग मेटल्स के ऊपर की जाती है। इसके अलावा बच्चों, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, यानी सिरामिक्स जो है वो यूजुअली यूज होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। यानी गाड़ियों में, गाड़ियों के मुख्तलिफ जो पुर्जे होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उनमें ये सिरामिक्स यूज हो सकते हैं। जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स बनाने में और थर्मोस्टैट्स की मैन्युफैक्चरिंग में और जो है वो सिरामिक मटेरियल यूज होता है। देन सिरामिक मटेरियल्स में जो खास तौर पे कैपेसिटर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ कंप्यूटर के पार्ट्स पे यूज हो सकते हैं या मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी सिरामिक्स जो है उनको यूज किया जा सकता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल ये सेमीकंडक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है वो बेसिकली या कोई भी जो मटेरियल हम जिंदगी में लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो तीन तरह का हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से मटेरियल तीन तरह का है। कुछ चीजें होती हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से करंट इजीली फ्लो कर सकता है, जैसे मेटल्स, आयरन, मेटल जितने भी हैं वो यूजुअली कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, जैसे वुड है, प्लास्टिक वगैरह है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती है। यानी ना तो वो इंसुलेटर्स होते हैं ना ही वो कंडक्टर्स होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के इन बिटवीन है विद रिस्पेक्ट टू देयर कंडक्शन। तो ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट एसेंशियली कैन बी कंडीशनड टू एक्ट एज गुड कंडक्टर्स और गुड इंसुलेटर्स और एनीथिंग इन बिटवीन। यानी इसका मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हम चाहें तो कंडक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो इंसुलेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी कंडक्टेंस को बढ़ाकर या कम करके। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी अपनी कंडक्टेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है, इन बिटवीन होती है। सेमी का मतलब भी हाफ है, ठीक है। सेमी कंडक्टर मतलब हाफ कंडक्टर। बच्चों, इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सेमी कंडक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एज ए सेमी कंडक्टर एक्ट करते हैं। इसमें सिलिकॉन दी बेस्ट सेमी कंडक्टर है और इसका वाइडली यूज होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। इसकी कुछ एप्लीकेशन भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ है कि एक थ्योरी है जो कि कंडक्शन को एक्सप्लेन करती है। कंडक्शन से मुराद है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कुछ सब्सटेंसेस क्यों कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स क्यों होते हैं और कुछ सेमीकंडक्टर्स क्यों होते हैं। इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन कहा जाता है। बच्चों, ये इसको समझने के लिए अगली डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए बच्चों, होता यह है कि हर एलिमेंट के अंदर कुछ बैंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक बैंड होता है, या शेल कह लीजिए या ऑर्बिट्स कह लीजिए, एक वो बैंड होता है जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, उसको वैलेंस बैंड कहते हैं और यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं। उसके बाद एक हाइपोथेटिकल बैंड है जो वैलेंस बैंड से ऊपर होता है, उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। और इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसको बैंड गैप कहते हैं। अब यहाँ पे जो तीन डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं, ये तीन डायग्राम्स कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की हैं। मैं सबसे पहले कंडक्टर्स पे बात करता हूँ। ये फैक्ट बच्चों याद रखिएगा कि वो एलिमेंट्स कंडक्टर होंगे या उनमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बेहतर होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में इजीली आ सकते हैं। अब अगर आप बच्चों ये डायग्राम देखें, ये वाली जो एक्सट्रीम राइट साइड पे है कंडक्टर्स की, तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बैंड गैप नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स बड़ी इजीली वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। इसलिए वो मटेरियल जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में डिफरेंस नहीं होता, गैप नहीं होता, वो सारे मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं और उनमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं और आसानी से ये एक्साइटेशन होती हैं और वो मटेरियल कंडक्टर होता है। इसके मुकाबले में अगर आप इंसुलेटर्स की बात देखें तो इंसुलेटर्स में बच्चों देयर इज अ ह्यूज बैंड गैप between valence band and conduction band, and it is not possible for the electrons to approach the conduction band. यानी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड तक अप्रोच करें, इसलिए ऐसा मटेरियल जो होगा वो इंसुलेटर होगा। अच्छा, इसमें ये चीज और ध्यान में रखें कि इनमें बैंड गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ऊपर कंडक्शन बैंड में जाएं
और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो है वो ये शो हो या कंडक्टेंस शो हो। लेकिन आप सेमीकंडक्टर की अगर डायग्राम देखें तो अब आप देखें कि बैंड गैप तो है, लेकिन गैप ना तो बहुत ज्यादा वाइड है और ना ही ऐसा है कि बैंड गैप बहुत नैरो है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्साइटेशन पॉसिबल है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्रीक्वेंटली एक्साइट नहीं हो सकते जितने वो कंडक्टर में एक्साइट होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एक्साइट हो ही नहीं सकते जैसा कि इंसुलेटर्स के केस में। इसलिए इस तरह का जो मटेरियल होगा जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बैंड गैप थोड़ा होगा, कम होगा, तो वो मटेरियल सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। और उसकी कंडक्टेंस कंडक्टर्स के मुकाबले में कम होगी, लेकिन इंसुलेटर्स के मुकाबले में उसकी कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बैंड गैप डायग्राम जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने बनाना है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पिछली जो है वो अभी मैंने जो स्लाइड थी उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स। सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स, और एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखिए, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की। अच्छा, एक प्रोसेस है, अगर आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो, तो आप इस सेमीकंडक्टर के अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। उस इम्प्योरिटी को हम कहते हैं डूपेंट, और प्रोसेस को कहते हैं डूपिंग। यानी डूपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक पर्टिकुलर इम्प्योरिटी को ऐड करके जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टेंस को या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इनहांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हमने डूपिंग नहीं की, यानी दे आर फ्री ऑफ डूपिंग इम्प्योरिटीज, उसमें डूपिंग इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं है, इनको इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक होते हैं यानी इम्प्योर होते हैं, और ये वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनको डूपिंग के जरिए से उनमें इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं और उनकी कंडक्टेंस को इनहांस किया जाता है। इस तरह के सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अच्छा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। बच्चों, एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन का मतलब है नेगेटिव। तो ये याद रखिए कि अगर आप किसी सेमीकंडक्टर में, मिसाल के तौर पे सिलिकॉन है, उसमें एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो सेमीकंडक्टर होगा उस इम्प्योरिटी के ऐड करने की वजह से उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, और ऐसे सेमीकंडक्टर को आप एन टाइप या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसी सिलिकॉन में कोई ऐसा डूपिंग करें, एक ऐसा मटेरियल ऐड कर दें जिसमें इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो वहां पे होल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और होल्स के ऊपर यूजुअली हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें भी ऐसा करने से भी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो बढ़ेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए जंप करेंगे। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को आप पी टाइप सेमीकंडक्टर या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं, दे आर द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लास्ट में बच्चों है सेमीकंडक्टर्स के यूजेस। देखिए सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस, देखिए सेमीकंडक्टर्स सॉलिड बेसिकली डायरेक्टली तो सोल्ड नहीं होते मार्केट में, लेकिन इनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इनका यूसेज जो है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बच्चों जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स हैं, खासतौर पे जो एयर कंडीशनर्स में टेम्परेचर सेंसर यूज होते हैं, उनके अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं जो टेम्परेचर की सेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपने सीपीयूज इस्तेमाल किए होंगे, करते भी होंगे, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें भी ये जो चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा बच्चों जो डिजिटल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हमारे डिजिटल कैमराज हैं, हमारे टेलीविजन हैं, उनके अंदर भी सेमीकंडक्टर्स एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ है।
ये तीनों टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे अलग-अलग 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।